योजना विश्लेषण के आज के अंक में हम जनवरी 2024 के दूसरे पार्ट को देखेंगे। प्रथम पार्ट में हमने जो है अपनी योजना के जनवरी 2024 की जो योजना है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या कारोबार करने की सुगमता पर आधारित है। और इसमें जो हम पहले पार्ट में संपादकीय देखे थे और इसके बाद देखे थे जन विश्वास अधिनियम 2023, ठीक है, जिसमें टोटल जो है 43 विभिन्न कानूनों के 182 प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज करके किया गया है ताकि व्यापार करने में सुगमता हो सके और लोगों पर विश्वास जताया जा सके। इसको लेकर हमने ये आर्टिकल भी देखा था और उसमें हमने पढ़ाया था कि जो भारत सरकार के दो सचिव लेवल के अधिकारियों के इंटरव्यू के आधार पे वो जन विश्वास पे वो आर्टिकल था और तीसरा जो था वो एनक्रट के मेंबर थे, उन्होंने दिखाया था कि जो जन विश्वास अधिनियम आया है एक्चुअल में यह लोगों पर विश्वास करना है, जनता पर विश्वास करने की एक व्यवस्था के लिए लाया गया है। ठीक है, तो अभी हम उन पहलुओं को यानी जो सरकार के अधिकारी हैं उनके द्वारा जन विश्वास अधिनियम को समझ लिए हैं। आज दूसरे पार्ट में हम दो आर्ट पर चर्चा करेंगे, जिसमें पहला है वही जन विश्वास अधिनियम में से ही जुड़ा हुआ है और ये टॉपिक है कि विनियामक प्रवर्तन यानी रेगुलेशन इन्फोर्समेंट और जो है व्यापार करने की व्यापारिक माहौल में सुगमता, व्यापारिक माहौल में संतुलन, कि कैसे जो है रेगुलेशन का भी क्रियान्वयन किया जाए और व्यापार का हित, व्यापारिक हित भी या व्यापारिक माहौल भी न प्रभावित हो। जैसे ये होता है ना कि जैसे माँ बाप कैसे अपने बच्चों पर इतना डिसिप्लिन रखें कि वो बिगड़े भी ना और उनका जो है कह सकते हो कि उनका जो सीखने की प्रक्रिया, रिस्क लेने की प्रक्रिया ये भी न बिगड़े, उसी तरह की बात ये कह रहे हैं। और ये बात कहा गया है, जो लिखा गया है, अभी तक हमने देखा कि जो सरकार के अधिकारी रहे हैं भारत सरकार के, उनके वक्तव्यों, उनके विचारों को हमने देखा है। इसमें जो है जो पहला है, जो अपना पहला न्यूज है उसमें देखेंगे, न्यूज क्या या टॉपिक है, उसमें जो फिक्की के पूर्व चेयरमैन है, वो एक इंडस्ट्री के मालिक भी हैं, उनके द्वारा लिखा गया है और उसमें हम समझेंगे कि कैसे फिक्की एक उद्योग समूह है CII की तरह, तो उसके द्वारा वो व्यापारिक या भारत के जो उद्योग समूह हैं वह जन विश्वास अधिनियम को लेकर क्या समझते हैं या उनकी क्या अपेक्षाएं थी, क्या वो कर रहे हैं, क्या वह कहाँ तक फलीभूत हुई है और आगे कहाँ तक जाएगा। जो दूसरा आर्टिकल है हमारा जो आज डिस्कस करेंगे पार्ट 2 में, वह है कि भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता। ये आर्टिकल इसमें लिखा हुआ है कि जो है योजना में है और मेरे ख्याल से जो है इसके पिछले बार वाले में भी था, तो वो तो केवल R माधवन का इंटरव्यू था। इसमें जो डिटेल बताया गया है कि भारत में फिल्म इंडस्ट्री या फिल्म निर्माण को सुगम बनाने के लिए, खास तौर से जो विदेशी फिल्म निर्माण है उसको सुगम बनाने के लिए क्या क्या किया गया है, क्योंकि फिल्म निर्माण हमारे यहाँ जो सर्विस इंडस्ट्री है उसका एक चैंपियन सर्विस सेक्टर है और ये अनुमान किया जाता है कि फिल्म के कारण जो है पर्यटन को 30% ज़्यादा बढ़ावा मिलता है और बहुत सारे लाभ इससे होते हैं। ठीक है, तो आज हम अभी इस अंक में हम इन्हीं दो टॉपिकों पर चर्चा करते हैं। आइए देखते हैं, पहला जो टॉपिक है विनियामक नवप्रवर्तन और अनुकूलित व्यावसायिक माहौल। देखिए, इसमें बताया गया है कि कैसे जो जन विश्वास अधिनियम है उसने जो है विभिन्न सारे जो प्रावधान रहे हैं, कई सारे एक्ट्स में कई सारे ऐसे प्रावधान रहे हैं, उनमें से जो बहुत सारे प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज कर दिया, गैर अपराधीकरण कर दिया और उसके जगह मौद्रिक दंड या पेनाल्टी की बात की। देखिए, कारावास और जुर्माना ये दोनों जो मामले थे यानी क्रिमिनल जो मामले थे ये कोर्ट में तय किए जा सकते हैं, ये कोर्ट के मामले में होते थे क्रिमिनल प्रोसीजर के रूप में, जबकि पेनाल्टी है वो कोर्ट से बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल या एडमिनिस्ट्रेटिव जंक्शन में हो सकता है, जिसमें तीव्रता से चीजें हो सकती हैं। और ये मांग जो है काफी समय से भारत का उद्योग समूह काफी समय से ये मांग करता रहा था कि कहीं ना कहीं कई सारे ऐसे प्रावधानों को डिक्रिमिनलाइज किया जाए, यह जरूरत है, क्योंकि यह व्यवस्था यानी जो व्यापार करने में जो बहुत सारे व्यापार से जुड़े हुए जो नियम कानून थे, जिसमें आप कह सकते हो कि अगर गलत उद्देश्य से नहीं भी किया गया है फिर भी उसके लिए क्रिमिनल प्रावधान था,
उसको कहीं ना कहीं हमारा व्यापार का माहौल, व्यापार करने की सुगमता प्रभावित होती थी और वैश्विक व्यवस्था जो है उसके साथ कदम ताल नहीं मिला रहा था। तो इसको लेके कई सारे सुझाव दिए गए थे फिक्की को, उसके अनुसार इसमें कई सारे अप्लाई किए गए हैं। कुछ बचे हैं जिसको जन विश्वास, हालांकि देखिए जैसे बता रहे हैं ना कि भारत के जो व्यापार वाणिज्य मंत्री जो गोयल साहब हैं वो कहते हैं, पीयूष गोयल, उनका कहना है कि जो व्यापार की सुगमता है या जन विश्वास है ये लगातार चलने वाली प्रयास है, लगातार इसको व्यापार को आसान बनाने का प्रक्रिया चलता रहेगा। तो जन विश्वास 1.0 या जिसे जन विश्वास अधिनियम 2023 कहा गया है, अब जन विश्वास 2.0 के बारे में प्रयास चल रहा है, यानी द्वितीय पीढ़ी के सुधार के। तो आइए हम इसको देखते हैं। यह है जन विश्वास अधिनियम को जो है एक उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में या एक उद्योगपति के रूप में कैसे उसको देखा गया है या वो उससे क्या चाहता है, इसको समझेंगे। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा यह है कि जन विश्वास अधिनियम 2023 ने भारत के नियामक परिदृश्य, रेगुलेटरी जो सिनारियो है उसमें एक महत्वपूर्ण पड़ाव है, क्योंकि इसने 19 मंत्रालय विभागों द्वारा प्रशासित 42 अधिनियमों में से 183 प्रावधानों को अपराध मुक्त कर दिया और इसके तहत जो है विनियामक प्रवर्तन और एक अनुकूल व्यावसायिक माहौल बनाने में बीच में नाजुक संतुलन बनाने का प्रयास किया गया है। देखिए, जब हम आपको कुछ दिन पहले, जैसे आप पढ़े भी होंगे, अगर लगातार हमारा जो देख रहे होंगे टुडे एनालिसिस और इस तरह का जो चीज़ें, तो हमने एक बार पढ़ाया था कि CIA का चेयरमैन ने एक अपनी जो है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन का एक लेख पढ़ाया था। तो उसमें बताया था कि जो कंपटीशन कमीशन या जितनी भी रेगुलेटरी संस्थाएं होती हैं उनका काम है कि जो लोग, उनके दो रूप है, एक तो जो तंत्र है जिसका वो रेगुलेशन कर रहे हैं वो बेहतर तरीके से काम करें, नियम कानूनों का उनके लिए पालन किया जाए, यानी कि प्रवर्तन हो जाए देश के कानूनों का, नियमों का, प्रथाओं का। और दूसरा है कि उनको बेहतर काम करने के लिए माहौल भी दिया जाए। ठीक है, तो जो अभी भारत की जो नियामकी संस्थाएं हैं उनमें ज़्यादातर पुलिस अप्रोच या नकारात्मक अप्रोच ही दिखता रहा था, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारी सोच रही है वो पहले से थोड़ी सी नकारात्मक रही है उद्योग धंधों को लेके। ठीक है, उसमें कई दोनों पक्ष भूमिका अदा किया है। वो आप पीछे जाके पिछले जो है इसका पार्ट 1 में आप इसको देख सकते हैं, वहाँ मैंने समझाया है। ठीक है, अब जो यहाँ पे अप्रोच अपनाई गई है कि जो डिक्रिमिनलाइज किया गया है, यानी जनता पर विश्वास किया गया है, तो ऐसे में प्रवर्तन, इन्फोर्समेंट पर भी ध्यान दिया गया है और व्यापार करने के माहौल दोनों में जो संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। और इस अभूतपूर्व पहल से भारत में व्यापार करने में आसानी के नए रूप में ढालने के लिए जो है अब ये तत्पर हो गया है। ठीक है, उद्योग समूह द्वारा लंबे समय से विभिन्न कानूनों को अपराध मुक्त करने की मांग की जाती रही है। कैसे? देखिए, जैसे भारतीय उद्योग समूह लंबे समय से विभिन्न कानूनों के अपराध मुक्त करने की आवश्यकता का सुझाव देता रहा, क्योंकि इससे निवेश माहौल अवरुद्ध होता है। ठीक है, क्या बात है, कार्यस्थल पर संचालन से संबंधित मामूली अपराधों के कारण कंपनियों के निदेशकों और यहां तक कि कुछ मामलों में जो स्वतंत्र निदेशक होते हैं, यानी कि शेयर मार्केट में जो कंपनियां लिस्टेड होती हैं तो वो एक व्यवस्था के तहत कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होते हैं जो उस कंपनी के नहीं होते, वो जो शेयर होल्डर होते हैं वो डिफेक्टो उनका प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं, उन तक को भी खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज कर लिए गए हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जो है व्यापार माहौल को बिगाड़ती है। इसने क्या किया कि कारोबारी माहौल को बिगाड़ दिया था और कई लोगों को अपनी वास्तविक सामर्थ्य का पूरी तरह से उपयोग करने से रोक दिया था। ठीक है, कैसे, मैं आपको एक कुछ उदाहरण बताता हूं। देखिए, अगर आपके रेगुलेटरी चीजें थोड़ी गड़बड़ रहेगी या व्यापार करने के माहौल में कमियां रहेंगी, तो जो व्यापारी हैं उनको तो व्यापार करना है, फिर वो वहां चले जाएंगे जहां पे उनको व्यापार करने की आजादी होगी। ठीक है, मान ले चलो भारत के व्यापारी हैं, अब वो नहीं जा सकते, जा भी सकते हैं तो जाएंगे भी, नहीं जा सकते हैं तो चलो कोई बात नहीं है, नहीं करेंगे व्यापार। लेकिन जो विदेशी व्यापार है, जो विदेशी पूंजी निवेश है, जिसको आप आकर्षित करना चाहते हैं, दुनिया के सप्लाई चेन का हिस्सा बनना चाहते हैं, ऐसे में आप अगर ऐसा कोई माहौल बनाते हैं जो व्यापार करने के लिए दिक्कत है, तो वो कहीं ना कहीं आपके जो उद्योग धंधे हैं, आपका जो आर्थिक क्रियाएं, उसको प्रभावित कर सकता है। हम आपको यहाँ पे 2-3 उदाहरण बताएंगे। मैं जिस एक व्यक्तिगत उदाहरण बता रहा हूँ, आपके आसपास का ही बता रहा हूँ जिसको मैं जानता हूँ, लेकिन वो अध्ययन नहीं हुआ है। एक बताता हूँ जो बहुत फेमस था, अध्ययन हुआ है, और एक अभी ताजा तरीन अपने पड़ोसी देश चीन के बारे में बताता हूँ। एक मामला उत्तर प्रदेश के एक जिले का, वहाँ पे एक इंडस्ट्री थी, ठीक ठाक इंडस्ट्री थी, 4-5 हज़ार लोग उसमें जॉब करते हैं, अभी भी है। ठीक है,
लेकिन उस पर एक संकट आ गया था। उस इंडस्ट्री जब भी पहले लगती थी शहर के बाहर लगती थी, बाद में शहर का डेवलपमेंट हो गया और उस इंडस्ट्री के पास एक प्रमुख ब्रांड का जो है विद्यालय खुल गया, ठीक है। और वो इंडस्ट्री काम कर रही थी, पेपर में और ये पल्प बनाने वाली इंडस्ट्री थी। वहाँ पे एक बॉयलर भी लगा हुआ था जो कि पूरे नॉर्म्स के साथ वो चलती थी। लेकिन किसी ने जो उस नामी विद्यालय है उसके प्रिंसिपल को कुछ कहा कि यहाँ पे बॉयलर फट सकता है, बच्चे दिक्कत कर सकते हैं। और उस प्रिंसिपल ने जो है, चूंकि उस विद्यालय में वहाँ की डीएम का बेटा भी पढ़ता था, तो उस डीएम ने उस मुद्दे को पर्सनल ले लिया और यहाँ तक कि काफ़ी कुछ समझाने के बाद, सारे रिपोर्ट्स के बाद उनको लगा कि नहीं वही सही है और वो कोई नहीं हुआ। तो उन्होंने न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस का करके जो है फैक्ट्री पे और उसके कार्मिकों पर जो है एक पावर होता है मजिस्ट्रेट के पास, उसको बंद करवा दिया। ये मामला थोड़ा बढ़ा और मालिकों ने भी सोच लिया कि अब हम वो फैक्ट्री बंद कर देंगे। फैक्ट्री उन्होंने 15 दिन के लिए बंद कर दी। 4000 लोग बेरोजगार हो गए, घर पे रोड पे आ गए और बाकी जो लोग काम कर रहे थे वो तो कर ही रहे थे। इसका इतना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा मतलब वहां के लोगों पर कि पूरी जो पॉलिटिकल किसी भी सत्ता पक्ष का हो, उसने उस मुद्दे को इतना बढ़ाया कि अंततः डीएम वहां से सस्पेंड होके गए, ठीक है, जबकि उनका बहुत पकड़ था। तो ये क्या है कि आपकी मानसिकता, भाई उद्योगपति है, अगर आप उसको जब भाई नियम कानून जो भी है उसको पालन कराओ। उसने फैक्ट्री लगाई थी, हजारों करोड़ का उसमें निवेश किया था, पहले था। अब विद्यालय चूंकि वहां खुलना नहीं चाहिए था, क्योंकि फैक्ट्री है तो फैक्ट्री के पास कैसे विद्यालय खुल गया, तो ये तो जो विद्यालय खुलवा रहा है उसकी समस्या, बाय द वे खुल गया। तो आप ये देखिए कि क्या उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहा है, पर्याप्त सिक्योरिटी चीजें हैं, या उनको समय दीजिए कि अनावश्यक चीजों को फंसाएंगे। तो ये मुद्दा ये चर्चा में नहीं रहा, लेकिन इसका प्रभाव रहा और अंततः जो है ठीक है, बाद में वहां के व्यवस्था ऐसी रही कि उसको किया। ये इस तरह की चीजें आप बहुत कुछ झेलने को देखते होंगे जो उद्योगपति या जो इंडस्ट्रियलिस्ट झेलते रहते हैं भारत में। एक मुद्दा बहुत पुराना है नंदीग्राम का। टाटा ने वहां पे फैक्ट्री लगानी चाहिए नैनो की, और वहां पे मुद्दा बढ़ा कि जमीन हड़प रही है, टाटा ये कर रही है, वो कर रही है, और एक पॉलिटिकल पार्टी उसका विरोध की और वहां से टाटा हटी। और गुजरात जो आज के प्रधानमंत्री हैं, उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने तुरंत टाटा को हाथों हाथ लिया कि आइए हम आपको जमीन भी देते हैं, पूरा व्यवस्था भी देते हैं। और टाटा ने वो फैक्ट्री यहां लगाई और वहां पे कई हजार लोगों को रोजगार मिलता है, गुजरात को वो होता है। और आज जाके देखिए उस नंदीग्राम पे एक रिपोर्ट देखा था मैंने कि वहां पे स्थिति ये है कि लोग जो कभी बहकावे में आ गए तो कहते थे कि हम तो कहीं के नहीं रहे, अगर हमें बहकावे में नहीं आना चाहिए था, हम तो बस चाह रहे थे कि हमें कुछ ज्यादा मुआवजा मिल जाए, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि टाटा यहां से चली ही जाएगी। तो देखिए व्यापार, उनको बिजनेस करना है, उनको राजनीति के आपके चक्करों में नहीं पड़ना। तो कहने का अर्थ यही है कि आप अगर ऐसा माहौल नहीं बनाएंगे जो व्यापार करने, देखिए प्रवर्तन कराइए, कानून नियम कानून। अब वही कंपनी गुजरात में जाके कर रही तो कहीं ना कहीं वहां भी तो नियम कानून फॉलो कर रही होगी, लेकिन वहां पे व्यापार का माहौल दिया गया। जिन ऐसे बहुत सारे जहां पे व्यापार का माहौल होता है वहां पे कंपनियां खींची चली जाती हैं, ठीक है। अभी मैं एक ताजा तरीन उदाहरण बताता हूं चीन का। चीन में क्या हुआ कि अलीबाबा का नाम सुने होंगे, उसके जैक मा वहां के सबसे अमीर आदमी थे। पता चला कुछ दिन बाद वो गायब हो गए, जेल में हो गए, वो चल गई। चीन की सरकार ने उन पे चूंकि कुछ ऐसी चीजें कर दी जो चीन की सरकार को वहां पे पसंद नहीं थी। बाद में एक अभी जैसे फॉक्सकॉन, जिसके चेयरमैन को भारत सरकार ने पद्म भूषण दिया है, उसकी कंपनियों का जो है चीन ने वहां पे अधिग्रहण करना शुरू कर दिया। ये सारी चीजें चीन ने कुछ यानी 1-2 महीने पहले शुरू करनी पड़ी। उसका खामियाजा, एक तो चीन वहां से खुद ही जा रहा है, अब वो पॉलिटिकल इसके वो चीजें तो कर दी। उसका खामियाजा ये हुआ कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो जान रहे हैं कि अमेरिका उनके खिलाफ पड़ा हुआ है, वो अमेरिका में जाके वहां की उद्योगपतियों के सामने गिड़गिड़ाए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हुआ है, 100 से ज्यादा का डेलीगेशन लेके चीन का प्रधानमंत्री गिड़गिड़ा रहा है कि एग्जैक्टली गिड़गिड़ा रहा है, झूठी आश्वासन दे रहा है कि हमारे पास 5.2% का ग्रोथ रेट है, आइए हमारे यहां निवेश करिए, लेकिन कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आप देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, व्यापार करने के लिए प्रवर्तन बहुत जरूरी है। किसी को लूट खसोट, नियम कानून के छूट देने की आजादी नहीं दी जा सकती, लेकिन माहौल, वो प्रवर्तन इस तरह से हो कि वो अंततः सब चीजें किसके लिए हो रही, लोगों के भले के लिए, लोगों को रोजगार मिले, लोगों को आय मिले, सरकार का आय बढ़े, अर्थव्यवस्था बढ़े। इन्हीं सारी चीजों के लिए हम रेगुलेशन कर रहे हैं। हम उसमें बैठे हुए अधिकारियों या नेताओं के जो है हितों को पुष्ट करने के लिए रेगुलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी बात को ये कह रहे हैं कि इससे जो हुआ क्या कि इससे माहौल बना,
अब हमारे यहाँ जो कहीं ना कहीं जो अब जो डिक्रिमिनलाइज किया गया है, इससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जो उद्योग संघों की मांग थी उसमें काफी कुछ मान लिया गया है, और काफी कुछ अभी है जिसको आगे सरकार कह रही है कि वो माना जाएगा। तो वही बात ये कह रहे हैं कि इससे कारोबारी माहौल को जो है बिगाड़ने में जो हो रहा था उससे फायदा मिला है। ठीक है, तो गैर अपराधीकरण पहल वैश्विक व्यापार व्यवस्था के अनुकूल है। फिक्की के अध्यक्ष कह रहे हैं कि यह अधिनियम नियामक ढांचे को सरल बनाता है, व्यवसायों विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर बोझ कम करता है, जिन्हें अक्सर रोजमर्रा के कार्यों में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। वे ऐसी परिवर्तनों के प्रमुख लाभार्थी होंगे और इससे उन्हें अपने वैश्विक समकक्षों की तुलना में अधिक समान अवसर मिलेंगे। इस अधिनियम में सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक है जुर्मानों में व्यापक संशोधन। अब देखिए, आपका एसएमई सेक्टर है या कोई भी सेक्टर है, कोई उत्पादन कर रहा है, कुछ यहाँ पे कर रहा है, उसको बाहर भी बेचना है। अब आप उसको जो है छोटे छोटे चूड़ों में उसको बांध के रखोगे तो वो फिर क्या बिजनेस करेगा, क्या उसको चीजें करेगी, और कैसे वो वैश्विक समकक्ष के साथ अपने आप को क्या करेगा, कंपिटिटिवनेस लाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आप कोई बड़ी संस्थाएं ला रहे हैं तो उसके साथ साथ जैसे कोई इंडस्ट्रियल हब आता है, कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगता है, उसके साथ साथ बहुत सारे छोटे छोटे वहां पे एसएमई प्लांट लगते हैं। अगर उनको काम करने की नहीं आजादी, मान लिया बड़ों को तो दे दिए, छोटों को काम करने की आजादी नहीं मिलेगी तो वो कैसे सस्टेन करेंगे? फिर तो उनके लिए जो है वेंडर जो है बाहर से ही आते रहेंगे, फिर वो कोई आप बहुत काम आपको फायदा मिलने वाला नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें जो पारंपरिक दृष्टिकोण से स्पष्ट रूप से हटकर इस विधेयक में विभिन्न अपराधों के लिए कारावास के स्थान पे अधिक जुर्माना दंड की व्यवस्था है। और कारावास सजाओं की बजाय वित्तीय परिणामों पर जोर देकर यह विधेयक नियामक ढांचे में समकालीन वैश्विक रुखों के अनुरूप है और अनुपालन के उल्लंघन के आर्थिक परिणाम पर बल देता है। ठीक है, और वैश्विक रुख के साथ यह तालमेल वैश्विक व्यापार व्यवस्था में भारत के एकीकरण के लिए आवश्यक है। साथ ही यह अंतर्राष्ट्रीय मानकों के प्रति देश की प्रतिबद्धता को भी उजागर करता है कि कैसे यह देश इस पर चल रही है। देखिए, अभी जो इंडियन इकोनॉमी का रिव्यू आया है, सर्वे नहीं आया लेकिन मिनी सर्वे बोल देते हैं हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, मिनी सर्वे जो आप कह सकते हो, ओरिजिनल सर्वे आएगा आपका जुलाई में। उसमें ये भी ये बात कही कि 3 ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। एक है कि डी ग्लोबलाइजेशन या हाइपर ग्लोबलाइजेशन का अंत, उसमें जो है कहीं ना कहीं जो ग्लोबलाइजेशन की परिस्थितियां हैं उसको रोक रही हैं। उसने कहीं ना कहीं भारत के लिए जो है एक भारत के लिए भी चुनौती है, क्योंकि भारत सप्लाई चेन के विकल्प के रूप में वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन भारत को उस सप्लाई चेन के विकल्प के लिए कई सारे उनको अभी, जैसे चीन से तो विकल्प ढूंढ रहा है कंपनियां, लेकिन चीन के विकल्प के रूप में भी कई सारे देश लाइन में लगे हुए हैं, वो अपने यहाँ बेहतर चीजें देने के लिए तैयार है। ऐसे में भारत के लिए चुनौती है कि वो अपने आप को उस परिस्थिति के अनुरूप तैयार करे ताकि उसका लाभ पूरी तरह से उसको मिल सके। क्यों? क्योंकि अभी तक हम ज्यादातर लाभ सर्विस इंडस्ट्री में लेते रहे, लेकिन सर्विस इंडस्ट्री की भी एक सीमा होती है। और जैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरी जो चुनौती है वो बता रही कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के साथ साथ सर्विस इंडस्ट्री में काम करने वाले रोजगारों में कटौती होना शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें अपना एक और, जैसे सर्विस इंडस्ट्री डाउन होना शुरू करे उसके पहले हमें विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ाना होगा, और ये हमें सर्विस इंडस्ट्री के बढ़ने के पहले ही बढ़ा लेना चाहिए था। ठीक है, नहीं कर पाए लेकिन उस दिशा में प्रयास है, इसलिए हमें वो सब कुछ करना पड़ेगा जो कहीं ना कहीं भारत में व्यापार और निवेश को बढ़ावा दे। ठीक है, तभी हम सस्टेनेबल ग्रोथ कर सकते हैं। फिक्की द्वारा अपराध मुक्तिकरण के लिए सुझाए गए कुछ बुनियादी सिद्धांत, जैसे इसमें जो कुछ सुझाव बताए गए थे, जैसे इन्होंने सुझाव दिया था कि निदेशकों को, इन्होंने मतलब फिक्की ने, कि निदेशकों को कम से कम सदर निदेशकों को परिचालन संबंधी अनुपालन के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा। अब डायरेक्टर है, तकनीकी चूकों त्रुटियों के लिए कोई आपराधिक देता नहीं, केवल वित्तीय जुर्माना हो, यानी कोई टेक्निकल कमी हो या चूक हो तो उसके लिए। अधिकांश कानूनों में पहली बार अपराध के लिए कोई आपराधिक देता न बने। आगामी अनुपालन उल्लंघनों के लिए निवारक के रूप में श्रेणीबद्ध दंड प्रणाली हो, और दिए गए अपराधों के लिए आपराधिक मनःस्थिति, यानी कि आपराधिक मानसिकता से किया गया है कि नहीं किया गया है, इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। तो इसमें काफी कुछ जो है जन विश्वास अधिनियम में ला दिया गया है। ठीक है, और जो बचा है उसको अगले जो चरण है इसका, जो जन विश्वास अधिनियम जन विश्वास 2.0 या द्वितीय पीढ़ी का जो जन विश्वास है उसके लिए भी प्रयास शुरू हो गया है। भावी योजना क्या है, जैसे ये बताते हैं कि अभी जो आगामी प्रयास है उसमें जो राज्य स्तर पे जो काम करना है वो नहीं हो पा रहा था,
क्योंकि वो पिछले वाले में भी बताए हैं कि उसमें समस्या ये थी कि कई सारे राज्य अगर उसको क्रिमिनलाइज कर रहे हैं तो वो उनको दिक्कत ये थी कि वो केंद्र के कानून के तहत उनको दिक्कत हो रही थी। अब तो केंद्र ने कानून ऐसा बना दिया है तो राज्यों द्वारा भी इसके लिए पहल शुरू की जा रही है। उसके लिए हरियाणा सरकार ने अपने यहाँ कई सारे अधिनियमों और नियमों में शुरुआत कर भी दी है डिक्रिमिनलाइज करने की, और इसको और सारे राज्यों द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये है, एक फिक्की का पूर्व चेयरमैन है, एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो बता रहे हैं कि जन विश्वास अधिनियम को लेके उनकी क्या अपेक्षाएं थी, उनकी क्या आशंकाएं थी, उनकी क्या सुझाव थे, कहां तक माना गया और कहां आगे होना चाहिए। ठीक है, अब चलिए अगला जो देखते हैं, एक थोड़ा सा मजेदार टॉपिक है, भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता। अमूमन देखिए इस तरह की चीजें हम लोग कहाँ पढ़ते हैं सिलेबस में, लेकिन ये हमारे सिलेबस का एक हिस्सा है, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री, मनोरंजन जो है या फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म निर्माण, ये हमारे यहाँ सर्विस इंडस्ट्री में है, और ऑडियो विजुअल क्षेत्र, ठीक है ना, ऑडियो वीडियो क्षेत्र जिसे कहते हैं, दृश्य और श्रव्य जो क्षेत्र है, उसको सर्विस इंडस्ट्री में चैंपियन इंडस्ट्री माना जा रहा है। उसको लेकर सरकार बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है, क्योंकि कुछ आंकड़े बताते हैं कि जैसे अगर जो इस फिल्म इंडस्ट्री में जो अध्ययन करने वाले हैं वो लोग बताते हैं कि अगर कोई फिल्म है, अगर वो बॉक्स ऑफिस पे 80 करोड़ या 100 करोड़ रुपए कमा रही है, तो उसमें जो आप समझिए जो रेवेन्यू आएगा, मतलब एक बॉक्स ऑफिस का तो आएगा, उससे अलग लगभग 80%, यानी उससे ज्यादा रेवेन्यू वो कमा सकती है, मतलब उससे ज्यादा आय हो सकता है समाज। वो आय कैसे होगा? पर्यावरण और पर्यटन और अन्य एक्टिविटीज के कारण। जैसे फिल्म बन रहा है, बताते हैं कि फिल्म के निर्माण का जो है ये पर्यटन क्षेत्र में 30% का योगदान होता है ना। कोई फिल्म बन रहा है, जैसे आप बताइए, मैं एक देख रहा था यूट्यूब पे वीडियो, वहाँ पे देख रहा था कि बेंगलोर के पास कहीं जो है शोले फिल्म की शूटिंग हुई थी, रामगढ़ वाला, थोड़ा सा दूर है, वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट बना हुआ है, और वो यही दिखाते कि देखो यहाँ पे इस फिल्म की शूटिंग हुई। ऐसे कई सारे प्लेसेस हैं जहाँ कभी फिल्म का निर्माण हुआ है, और वह आज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गए हैं। पहले से भी खूबसूरत रहे होंगे, लेकिन उसके बाद उनको एक अलग पहचान मिल गई है। तो कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री टूरिस्ट पर्यटन को बढ़ावा देने में मददगार है। इसको भारत सरकार ने समझा, और 2015 के बाद से एक इसके लिए जो है एक कार्यालय खोला, और विदेशियों के फिल्म निर्माण को लेकर, जो कि यहाँ पे वो माहौल है, यहाँ पे विदेशों में जो विदेशियों को जो फिल्म निर्माण के लिए चाहिए वो सब कुछ है भारत में रेगिस्तान भी है, भारत में पहाड़ भी है, भारत में जंगल भी है, भारत में झील भी है, भारत में सबसे ऊंचा पर्वत भी है, भारत में सागर भी है, भारत में अंडमान भी है। तो क्यों या जो है लक्षद्वीप भी है ना, मालदीव जाने की क्यों जरूरत है, लक्षद्वीप है। तो भारत में एक बेहतर फिल्म निर्माण के लिए जो भी भौगोलिक चीजें चाहिए वो सब कुछ है, और यहाँ के लोग भी फिल्म बहुत देखते हैं, और अगर उनको अपने फिल्म, भारतीय तो देखते देखते विदेशी फिल्में भी खूब देखते हैं, और अगर उनको अपने फिल्मों में, अब विदेशी फिल्मों में अपने शहर, अपने कस्बे, अपने भौगोलिक क्षेत्र देखें, तो और ज़्यादा उनके लिए देखना, वो और ज़्यादा उनके लिए आकर्षक होगा, और ये कहीं ना कहीं विदेशी फिल्म निर्माण को भारत में आकर्षित करने के लिए उपयोगी होगी। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें बड़ा सिंपल तरीके से लिखा गया है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो गया है मेरे अनुसार, क्योंकि ये पहलू योजना में है, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं परिचय। भारत में फिल्म निर्माण की सुगमता फिल्म निर्माताओं को उनकी परियोजनाओं की शूटिंग और उन्हें पूरा करने के लिए एक सहायक और मैत्रीपूर्ण इकोसिस्टम प्रदान करने का एक प्रयास है। ठीक है, यह उन्हें विश्व के अन्य स्थानों की तुलना में कम लागत पर फिल्म निर्माण संसाधनों के विशाल पर्यावरण क्षेत्र का पता लगाने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, आपको ये जैसे बता रहे कि कहीं और निर्माण करने से अच्छा है हमारे फिल्म इंडस्ट्री बाहर से यही कर लो यार, यहीं पे सब कुछ बढ़िया है। अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे लोगों से अपील की थी कि जो डेस्टिनेशन वेडिंग करते हो, भारत में ही बहुत सारे डेस्टिनेशन है जहाँ पे आप वेडिंग कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या, ये सब पर्यटन और अपने सर्विस इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का प्रयास है। तो उसी तरह फिल्म इंडस्ट्री जो एक प्रमुख भूमिका अदा करता है पर्यटन को बढ़ावा देने में, और सर्विस इंडस्ट्री का तो चैंपियन है ही है, उसको यहाँ पे, यानी जो विश्व के अन्य स्थानों पे जा रहे हो पहले यहाँ रहो, और जो बाहरी लोग हैं उनको भी यहाँ लाओ। इसके लिए ये प्रयास किया गया है, क्योंकि भारत में सांस्कृतिक समृद्धि है, विविधता है, प्रतिभाशाली उत्पादन संसाधन के साथ साथ प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन सुविधाओं की एक श्रृंखला के साथ साथ विभिन्न फिल्मांकन केंद्र पैदा करता है। ये सारी चीजें भारत के पास पहले से है। भारत में विदेशी फिल्म निर्माण का माहौल क्यों है, देखिए यहाँ पे एक
विदेशी फिल्म निर्माता को देश के रेगिस्तानों, नदियों, पहाड़ों, समुद्र तटों, ग्रामीण शहरी परिदृश्यों का लाभ उठाने की सुविधा देता है। हमारे दर्शकों का एक ऐसा वर्ग है जो सिनेमा को पसंद करता है और अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में अपने शहरों और कस्बों, स्थानीय दृश्यों को देखना पसंद करता है। इसलिए विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए भारत को आदर्श फिल्म गंतव्य बना सकता है। बहुत सारे उसमें पढ़िएगा, योजना में अगर आप लोग पढ़िएगा डिटेल में, यहाँ लिखना जरूरी नहीं है, कि कई सारी विदेशी फिल्में जो है भारत की धरती पर बनी हैं। ठीक है, तो अब ये माहौल बना रहा है, तो माहौल सिर्फ माहौल से नहीं हो जाता ना, जैसे कि बहुत अच्छा माहौल है, नहीं, माहौल को और बेहतर बनाओगे तभी वो कुछ आएंगे। तो और उसके लिए सरकार क्या कर रही है, यानी इसके लिए सबसे पहले बनाई सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक उपक्रम है राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम। उसके तहत 2015 में फिल्म सुविधा कार्यालय, फिल्म फैसिलिटी जो ऑफिस की स्थापना की गई, और यह भारत में अन्य देशों के फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के संदर्भ में प्रोत्साहित करता है और सुविधा प्रदान करना इसका उद्देश्य है। यानी 2015 में फिल्म सुविधा कार्यालय बनाया गया कि विदेशों से आए हुए जो अन्य देश के लोग हैं वो कैसे भारत में उनको फिल्म निर्माण में सुविधा मिले। देश में फिल्म निर्माण की सुगमता के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं, देखिए, फिल्म शूटिंग और रेकॉर्डिंग के लिए उनको फिल्म वीजा F वीजा दिया गया है, जो 1 साल के मल्टीपर्पज वीजा होता है। विदेशों में भारतीय मिशन है, वहां से इसको लिया जा सकता है। विभिन्न सारे सरकारों, राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों के विभागों में भी नोडल ऑफिसर हैं। फिल्म निर्माण के शूटिंग की अनुमति के लिए एक राष्ट्रीय एकल विंडो खिड़की है। विदेशी फिल्म निर्माताओं को भारत में जो फिल्म उपकरण लाने के लिए जाने के लिए आसानी है, उनको वित्तीय प्रोत्साहन दिया जा रहा है और स्वतः रूप से FDI की सुविधा दी जा रही है। तो फिल्म वीजा जारी करना, देखिए, केंद्र सरकार ने 2016 में विदेशी प्रोडक्शन के कलाकारों और उनके सहयोगों के लिए फिल्म या F वीजा नामक एक विशेष श्रेणी के वीजा की शुरुआत की, जिसे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म निर्माण की अनुमति दी गई थी। यह वीजा 1 साल के लिए मल्टीपर्पज एंट्री वीजा के रूप में दिया जाता है। और क्या होता है भाई, इसमें विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई थी। ठीक है, क्यों शुरू की गई थी? क्योंकि भारत में ऑडियो विजुअल क्षेत्र को चैंपियन सर्विस सेक्टर के तहत सूचीबद्ध किया गया और एक उसके लिए प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। उसके तहत जो है मंत्रालय ने उन विदेशी फिल्म निर्माताओं के लिए एक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की जो भारत में अपनी फिल्मों का निर्माण करना चाहते हैं। इसमें यह कहा गया कि जैसे आप भारत में फिल्म का निर्माण कर रहे हैं, तो भारत में फिल्म निर्माण के दौरान आपकी जो लागत आती है उसका 40% आपको दिया जाएगा और यह राशि अधिकतम 30 करोड़ है। यानी अधिकतम 30 करोड़ रुपए के अंदर आपके भारत में फिल्म निर्माण की लागत का 40% जो है वहन करेगी। तो आप कहोगे सर इससे क्या फायदा होगा? अभी दिखाते हैं कि इससे क्या फायदा होगा, सरकार इसको क्यों करना चाहती है। तो फिल्म शूटिंग का अर्थव्यवस्था पर कई गुना प्रभाव, फिल्म शूटिंग का कई गुना, जैसे एक उद्योग में कि 80 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होगा तो उसका जैसे 80% से ज्यादा जो है अलग से राजस्व आ सकता है। जो फिल्म निर्माण का जो क्रू मेंबर होंगे, यानी जो फिल्म निर्माण में लगे हुए अन्य मेंबर होंगे, उसका 37 गुना ज्यादा पर्यटन होगा। आप सोच के देखिए, कहीं फिल्म का जो है निर्माण शुरू होता है तो उसके साथ बहुत सारे लाव लश्कर चलते हैं और पर्यटन बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही यह माना जाता है कि फिल्म से पर्यटकों की संख्या में लगभग 30% की वृद्धि हो सकती है। और ये जब विदेशी परियोजनाएं आती हैं तो साथ साथ विदेशी पर्यटन और सारे आते हैं, तो भारत में फिल्म निर्माण से फिल्म निर्माण के शामिल विभिन्न कौशल समूहों के लिए स्थायी नौकरियों का सृजन होता है। पर्यटन स्थलों की विशेषता के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। पर्यटन से जुड़ी वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च में वृद्धि से अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और ये सारी चीजें होने से कहीं ना कहीं भारत की जो है अर्थव्यवस्था लाभान्वित होती है। इसीलिए भारत सरकार ने फिल्म निर्माण को सुगम बनाने के लिए प्रयास किया था। व्यापार की सुगमता हम पढ़ ही रहे हैं, ये हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का टॉपिक ही है इस महीने की योजना। तो उसमें फिल्मों के निर्माण के लिए क्यों ये सुगमता के लिए क्या क्या किया गया है, वो व्यवस्था की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री जो है या जो ऑडियो विजुअल क्षेत्र है वो हमारे सर्विस इंडस्ट्री का एक चैंपियन सेक्टर है और वह हमारे यहाँ जो पर्यटन है एक और सर्विस इंडस्ट्री का सेक्टर है, उसमें कहीं ना कहीं 30% से ज़्यादा की जो है वृद्धि करने के योगदान देता है। ठीक है, चलिए इस पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट जो हम योजना का देखेंगे उसमें 2 न्यूज रहेगा। एक है सरकार की एक खरीद प्रणाली है, सार्वजनिक खरीद प्रणाली जेम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या सरकारी ई मार्केट प्लेस, उसको GEM बोला जाता है, G स्मॉल E कैपिटल M
न कैपिटल जी, स्मॉल ई, कैपिटल एम, जेम। ठीक है, जेम पोर्टल है जिसके आधार पर सरकार बहुत सारी खरीदारी करती है अपने सार्वजनिक क्षेत्र की। दूसरा है जीएसटी, जो गुड्स एंड सर्विस टैक्स या एक देश एक कर की व्यवस्था और उसका व्यापार की सुगमता में क्या प्रभाव रहा है। तो ठीक है, अगले पार्ट में हम इन दो मुद्दों को यानी योजना के अपने तीसरे पार्ट को या आखिरी पार्ट को कवर करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में। नमस्कार।